हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के महत्वपूर्ण शब्दावली को डिस्कस करेंगे। आर्थिक शब्दावली का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद कुछ और लेक्चर देखेंगे हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इस सेशन में आज हम उन सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जानेंगे जो एसएससी, दरोगा, एनटीपीसी, शिक्षक भर्ती, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। हमारे इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मुद्रा आपूर्ति के बारे में। मुद्रा आपूर्ति के कितने पार्ट होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है, किसी विशेष समय पर जनता के बीच जो भी धन प्रचलन में होती है उसकी कुल मात्रा को हम लोग मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। चाहे वो बैंक में हो, नगद जनता के पास रखे हुए हो, जिस भी फॉर्म में रखा हुआ हो जनता के पास हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, उनको हम लोग बोलते हैं प्रचलित मुद्रा आपूर्ति। तो जो भी प्रचलन में है, जो जिन पे बैन नहीं लगा है, जैसे अभी देख लीजिए आप लोग पुराने वाले 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो वैसे मुद्रा को छोड़ के जो बंद कर दिए गए हैं, जो अभी प्रचलन में है, जिससे हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, जमा करके रखते हैं, इस तरह के सभी तरह के धन को हम लोग बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मुद्रा आपूर्ति की तरह जानते हैं। अब इस मुद्रा आपूर्ति को हम लोग रिजर्व बैंक के द्वारा अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग M0, M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। और ये जो मुद्रा का वर्गीकरण है, ये 1977 में RBI के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखते हैं हम लोग M0 मुद्रा क्या होती है। M0 मुद्रा को हम लोग रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं, हाई पावर्ड मनी के नाम से, मौद्रिक आधार के नाम से या आधार धन के नाम से जानते हैं। तो M0 मनी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, मौद्रिक आधार और आधार धन के रूप में जाना जाता है। अब इसके अंदर किस तरह की मुद्रा आती है, तो M0 के अंदर में प्रचलन में जो मुद्रा है वो सभी मुद्रा M0 के अंदर में आती है। प्लस में RBI के पास जो बैंक के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं, जैसे कि SBI अपने कुछ पैसा को RBI के पास डिपॉजिट की, तो इस तरह के जो भी जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उनके जो मनी RBI के पास डिपॉजिट होती है वो भी M0 के अंदर में आता है। इसके साथ ही साथ RBI के पास जो इसके अलावा जो डिपॉजिट होता है, जैसे देखिए डॉलर है, तो कंट्री की जो डॉलर है वो RBI के पास डिपॉजिट होती है, तो या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो RBI के पास डिपॉजिट होती है। तो ये जो डिपॉजिट है इनके अपने कुछ मूल्य होते हैं, तो ये RBI के पास अन्य डिपॉजिट के अंदर में आते हैं। तो इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं M0 मुद्रा। ठीक है, और M0 मुद्रा को इसी वजह से इसे मुद्रा का आधार बोला जाता है, मौद्रिक आधार बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह की मुद्राएं आ जाती हैं। प्रचलन की मुद्रा, RBI के पास बैंकों की जमा की गई मुद्रा, प्लस RBI के पास जो अन्य जमा की हुई मुद्राएं हैं, वो सभी मिला के M0 के अंदर में आती हैं। और M0 मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजर्व मनी के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं M1 मुद्रा। ये क्या है M1 मुद्रा? M1 मुद्रा को हम लोग नैरो मनी के रूप में जानते हैं। नैरो मनी के अंदर कौन कौन सी मनी आती है, तो इसके अंदर प्रचलन में जो मुद्रा है वो आएगी। प्रचलन में मुद्रा का मतलब आप लोग जान गए हैं, जो जनता के पास है या फिर जो मार्केट में है, जिससे हम आम मतलब कि हर रोजमर्रा की ज़िंदगी में खरीद बिक्री करते हैं सामानों की, उसको हम लोग बोलते हैं प्रचलन की मुद्रा। बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड डिपॉजिट, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो, प्लस RBI के पास अन्य डिपॉजिट। ठीक है, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो वो कहलाती है M1 मनी। तो M1 और M0 में आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि क्या अंतर होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं M2 मनी किनको कहा जाता है। तो M2 मनी में M1 के पास जितने भी डिपॉजिट हम लोग देखे हैं वो सभी, साथ ही साथ उसके साथ अगर हम डाकघरों में जो हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं बचत के तौर पे, तो डाकघर की जो बचत खाता में जो पैसे होते हैं उनको मिला देंगे तो वो कहलाती है M2 मनी। ठीक है, M2 मनी के साथ हम लोग देखते हैं अब M3 मनी किसको बोला जाता है। M3 मनी को हम लोग ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं, वृहत मनी, बड़े आकार की मनी। तो M3 मनी को हम लोग ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं। इसके अंदर कौन सी मुद्रा आती है, तो M1 में जो मुद्राएं थी उसके साथ बैंक में जो भी टाइम डिपॉजिट है, इसके अंदर देखिए टाइम डिपॉजिट आता है। M3 के अंदर में टाइम डिपॉजिट और साथ ही साथ M1 में जो भी मुद्राएं हैं वो सभी आ जाती है M3 में। M4 किस तरह की मुद्रा होती है,
तो इसके अंदर M3 में जो मुद्रा है, मतलब कि M1 की मुद्रा प्लस बैंकों की टाइम्स डिपॉजिट, उसके साथ साथ डाकघर के अंदर में जितने भी तरह के हम लोग डिपॉजिट रखते हैं, चाहे वो बचत वाला हो, चाहे वो फिक्स वाला हो, डाकघर की जो भी डिपॉजिट हो वो सभी इसके अंदर आ जाती है। तो M3 और प्लस डाकघर की जो भी डिपॉजिट हो वो सभी मिला देंगे तो ये कहलाएगी M4 मुद्रा। तो समझ गए आप लोग M1, M2, M3 और M0 मुद्रा कैसी होती है। M1 और M2 जो मुद्रा होती है उसको हम लोग संकुचित मुद्रा बोलते हैं, नैरो मनी, संकुचित मुद्रा या नैरो मनी बोलते हैं। M3 और M4 को हम लोग व्यापक मुद्रा बोलते हैं या फिर ब्रॉड मनी बोलते हैं इंग्लिश में। और इनकी जो तरलता होती है M1, M2, M3, M4 की अगर तरलता की हम लोग बात करते हैं तो ये घटते क्रम में होता है। घटते क्रम में मतलब कि M1 जो होता है मार्केट में ज़्यादा पाया जाता है, M4 मार्केट में सबसे कम पाया जाता है। तो इनको तरलता के घटते क्रम में हम लोग देखते हैं। M1 लेन देन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, इसके बाद M2 इस्तेमाल होगा, फिर M3 इस्तेमाल होगा, फिर M4 इस्तेमाल होगा। तो M4 सबसे कम इस्तेमाल होने वाली मुद्रा होती है, ठीक है। M1 सबसे ज़्यादा तरल होती है और M4 सबसे कम तरल होती है। M1 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा तरल होती है। M4 जो होती है या M3 होती है उसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं और ये सबसे कम तरल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी जो मनी है उसके जो टाइप्स थे वो हम लोगों ने देख लिया है। अब ये इसको आप लोग एक दो बार और देख लीजिए ताकि M1, M2, M3 मुद्राओं को आप लोग अच्छे से समझें। अब चलिए हम लोग बैंकिंग से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं, बैंकों में बार बार नाम सुनने को आता है और एग्जाम में भी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट एक तरह का ब्याज दर है, ठीक है। एक सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है। RBI जो हम लोग देखिए जैसे जाते हैं बैंक के पास, जैसे SBI में गए और हमें चाहिए माने 5 लाख के लोन चाहिए, तो जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो हमसे कुछ वो दर भी लेती है जिसे हम लोग बैंक दर बोलते हैं। तो उस दर पे हमें पैसा देगी और हम उसको जो है वो पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। उसी तरह से जो नॉर्मल बैंक होती है वो जब रिजर्व बैंक से पैसा लेती है तो उसे इसके बदले में कुछ दर देना होता है, इसी को बैंक दर बोलते हैं। मतलब कि सामान्य बैंकों के द्वारा, जिसे हम लोग वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा RBI को उधार के साथ साथ जो दर दिया जाता है, जो रेट दिया जाता है, उसी को बैंक दर कहते हैं। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है मार्केट में। सपोज कीजिए मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी मार्केट में महंगी हो गई है, तो RBI क्या करेगा, बाकी बैंकों पर अंकुश लगाने के लिए उनको जो भी वो पैसा देता था उधार के तौर पर उसकी इंटरेस्ट रेट महंगी कर देगा। जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट को महंगा करेगा, बाकी जो बैंक है वो RBI से पैसा लेना कम कर देंगे। जैसे ही वो पैसा लेना कम करेंगे, मार्केट में मनी का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और मार्केट में जब मनी का सर्कुलेशन कम होने लगेगा तो महंगाई धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी और मुद्रा की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। तो बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो दर है जिससे वाणिज्यिक बैंक RBI से जब उधारी लेती है तो उसके बदले में जो दर उसको वापस करती है उसी को हम लोग बैंक दर बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये रेपो रेट, देखिए रेपो रेट में अल्प अवधि के लिए मुद्रा की आपूर्ति करवाई जाती है। जो बैंक रेट है इस पे जो है वो अवधि की जिक्र नहीं की गई है, मतलब कि ये किसी भी मतलब की अवधि के लिए हो सकता है, कम के लिए, ज़्यादा के लिए हो सकता है, लेकिन रेपो हमेशा जो होता है वो कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए जब एक ब्याज दर है, जैसे बैंक रेट है वैसे ही रेपो रेट भी है, लेकिन रेपो रेट कम समय के लिए होता है। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है और इसके बदले में जो ब्याज देती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जब ज़्यादा समय के लिए ब्याज लेगी कमर्शियल बैंक RBI से और उसके बदले में जो उस ऋण के बदले में जो ब्याज चुकता करेगी उसे बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक जब RBI से कम समय के लिए उधारी लेगी और उस पर जो ब्याज चुकता करेगी उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। इसी के उल्टा हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में RBI क्या करती है, वो उधारी लेती है कमर्शियल बैंक से, उल्टा काम करती है। अब RBI के पास ऐसा क्या सिचुएशन आ जाता है कि उसको उधारी लेने पड़ती है? क्या उसके पास मनी कम पड़ जाती है? नहीं, RBI के पास मुद्रा कम नहीं पड़ती है। होता क्या है कि मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है, मतलब कि हमारे पास, आपके पास मनी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम खर्च ज़्यादा करेंगे और मुद्रा की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगेगी, चीज़ें धीरे धीरे महंगी होने लगेगी। तो इन चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए RBI करती क्या है कि वो
बैंकों से जो जमा करके रखी रहती है आम जनता की पैसा, उसको वो उधारी लेने लगती है। अगर बैंकों के पास मनी कम होने लगेगा तो वो जनता को कम पैसा देंगे, मार्केट में मनी धीरे धीरे कम होने लगेगी और मुद्रा की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करते हुए कम समय के लिए आरबीआई सामान्य जो बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंक जिनको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक, उनसे पैसा लेती है। तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ब्याज देती है कॉमर्शियल बैंक को। आप लोग याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ब्याज देगी कॉमर्शियल बैंक को। यहाँ देख लीजिए, ये भी अल्प अवधि के लिए होता है। इसमें आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों को कमर्शियल बैंक को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस टर्म को, आशा करते हैं हम इस बात से। बचत दर किसको बोलते हैं? बचत बैंक दर। बचत बैंक दर जो हम लोग आम जनता है, यहाँ इस टर्म में इस्तेमाल होता है। जब हम लोग पैसा जमा करते हैं अपने बचत खाते में तो उसके बदले में बैंक हमें कुछ पैसा देती है, उसी को बोला जाता है बचत बैंक दर। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। तो बचत बैंक तक जनता और जो कमर्शियल बैंक है इसके बीच से संबंधित है। छोटे छोटे जो हम लोग डेली में जो पैसा जमा करते हैं बैंक में जा करके बचत खाते में, उस पर जो ब्याज लगता है उसी को बोलते हैं बचत बैंक दर। जमा दर क्या होता है? बैंक ग्राहकों की सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर को जमा दर कहा जाता है। देखिए, जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो हमसे कुछ पैसा चार्ज काट लिया जाता है कि ये कह के हम सर्विस चार्ज काट रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें कुछ पैसा उधर से दिया भी जाता है, कुछ कुछ महीने पे कुछ परसेंटेज मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है उसे हम लोग बचत बैंक दर बोलते हैं, और जो हमसे कमीशन के तौर पे काट लेती है सर्विस चार्ज के नाम पे उसे हम लोग जमा दर बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए इस बात को। जो हमसे काट ली जाती है वो जमा दर कहलाएगी, और जो बैंक हमें देती है वो कहलाती है बचत बैंक दर। अब देखते हैं हम लोग नगद आरक्षण अनुपात, जिसे हम लोग CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है नगद आरक्षण अनुपात, CRR? अब देखिए, बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक, इसके पास अन्य जो बैंक होते हैं भारत के अंदर में जो वाणिज्यिक बैंक है वो दिवालिया ना हो जाए आने वाले समय में, या फिर भारत में कोई ऐसी क्राइसिस ना आ जाए जिसकी वजह से मुद्रा की कमी आ जाए। तो बैंक को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई इस पॉलिसी को लेकर आई है, CRR और SLR को। अब CRR में करवाती क्या है आरबीआई? इसमें वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग होता है, उसको रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि SBI है, SBI अब आरबीआई कह देगा कि SBI के पास जितनी भी मुद्राएं हैं उसका 4% आप मेरे पास लाके जमा कीजिए। तो SBI को उसका 4% जितनी भी जमा है उसका 4% ले जाके आरबीआई के पास जमा करना होगा। और ये 4% जब SBI को ज़रूरत होगी, किसी क्राइसिस में आ जाएगा, तो आरबीआई जो है उसके इस 4% वाले पैसा को इसको वापस करेगी, या फिर किसी दूसरे बैंक में जब क्राइसिस आ जाएगी तो इसी मनी का इस्तेमाल करके आरबीआई उस बैंक को दिवालिया होने से बचाएगी। तो बैंक को बेसिकली दिवालिया होने से बचाने के लिए CRR के फॉर्म में आरबीआई बैंकों से कहती है कि आप हमारे पास कुछ मुद्रा को जमा करके रखिए। अब कितनी मुद्रा जमा करके रखनी है ये डिसीजन जो है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं नकद आरक्षण अनुपात। नकद से ही पता चलता है कि वो जो जमा आरबीआई अपने पास रखवाएगी बैंकों से वो नकद के फॉर्म में होगा, मतलब कि रुपया के फॉर्म में होगा। वो कोई सोना के फॉर्म में नहीं हो सकता, डॉलर के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, आरबीआई द्वारा बैंकों से कुछ पैसा अपने पास जमा करवा के रखना नगद के फॉर्म में कहलाता है नगद आरक्षण अनुपात या CRR। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि आरबीआई कहती है कि ठीक है, आप हमारे पास तो कुछ पैसा जमा करके रख दिए, अब कुछ मात्रा जो है धन की आप अपने पास भी जमा करके रखिए। मतलब वाणिज्यिक बैंक को बोलता है आरबीआई कि कुछ आप अपने पैसा अपने पास भी जमा करके रखिए, जिसको किसी भी सूरत में आपको इसको ना किसी को लोन पे देना है ग्राहक को, ना आप इसको खर्चा कर सकते हैं। इतनी मात्रा आपको किसी भी हाल में अपने पास जमा करके रखनी होगी। तो वाणिज्यिक बैंक बोलता है ठीक है, हम जमा करके अपने पास रखेंगे। तो आरबीआई बोलता है कि ठीक है, जब तुमको अपने पास ही जमा करके रखनी है तो इसको ज़रूरी नहीं कि तुम कैश में ही जमा करके रखो, इसको तुम गोल्ड में जमा कर सकते हो, या फिर डॉलर के रूप में जमा करके रख सकते हो, या फिर सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं उसके रूप में भी जमा करके रख सकते हो। क्योंकि बैंक को अपने पास रखनी है तो किसी भी फॉर्म में जमा करके रख सकता है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैधानिक तरल अनुपात, SLR। SLR बैंक अपने पास जमा करके रखता है, RBI जितने परसेंट बताती है उतना ही परसेंट। और ये किस फॉर्म में होगा, तो ये हो सकता है नगद के रूप में, मतलब कि करेंसी 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, इस फॉर्म में हो सकता है। स्वर्ण के रूप में, मतलब सोने के रूप में हो सकता है, या फिर विदेशी मुद्रा जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, इस फॉर्म में, या फिर जो सरकार की गवर्नमेंट प्रतिभूतियां होती है उसके फॉर्म में भी हो सकता है। तो एग्जाम में पूछता है कि ये वैधानिक तरलता अनुपात जो है किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये इन सभी फॉर्मों में बैंक अपने पास जमा करके रख सकती है। अगला टर्म हम लोग देखते हैं आधार दर प्रणाली, जिसे हम लोग बेस रेट बोलते हैं। अब ये आधार दर प्रणाली या बेस रेट होता क्या है, देखिए RBI प्राइम लैंडिंग रेट के आधार पर उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 में आधार दर प्रणाली लागू किया। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से किया जाएगा। यह प्राइम लैंडिंग रेट से कम होगा तथा कोई भी बैंक इससे नीचे दर पर किसी को उधार नहीं दे सकता है। तो सीधे सीधे तौर पे आधार दर एक तरह का दर होता है जिसे RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, और इस दर से नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक किसी भी जनता को ऋण नहीं दे सकती है। ठीक है, इस दर से नीचे RBI फिक्स की हुई है जिस दर को, इस दर से नीचे वाणिज्यिक बैंक किसी भी जनता को उधारी नहीं दे सकती है। इसी दर को हम लोग बोलते हैं आधार दर प्रणाली या बेस रेट। पहले क्या होता था, पहले प्राइम लैंडिंग रेट थी, तो इस समय ये समस्या देखने को मिलती थी कि बैंक अलग अलग दर पे अलग अलग लोगों को धन प्रोवाइड करवाती थी, जिससे बैंकों में आगे चल के क्राइसिस के सिचुएशन उत्पन्न होने लगे थे। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए RBI के द्वारा ये आधार दर प्रणाली या बेस रेट को लाया गया मार्केट में, और बोला गया कि हर बैंक की अपनी एक आधार दर होगी और कोई भी बैंक इस आधार दर के नीचे किसी को भी उधार नहीं दे सकते हैं। अब क्या होता है खुला बाजार परिचालन या फिर OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है, देखिए धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो हमारे पास RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समन्वित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। यह आसान भाषा में अगर ये देख लें तो एक तरह का बाजार है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का बाजार है। खुला बाजार परिचालन या OMO क्या है, तो RBI का ये बाजार है जहाँ पे RBI खरीद बिक्री करके मुद्रा को मार्केट में नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो क्या है ये खुला बाजार परिचालन, एक बाजार है जहाँ पे RBI मुद्रा के जो नियंत्रित करने का काम करती है, और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए ये क्या करेगी, तो सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदेगी या बेचेगी। तो प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने और इस तरह के बाकी जो दूसरे हथकंडे हैं इनको अपना करके इस बाजार के माध्यम से RBI मार्केट में मुद्रा को आपूर्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं खुला बाजार की पॉलिसी, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला टर्म हम लोग देखते हैं नई आर्थिक सुधार नीति से संबंधित जो शब्दावली है उनको। निजीकरण, निजीकरण क्या होता है, निजीकरण देखिए जैसे शब्द से ही आप लोग जान रहे हैं, जो भी टर्म एंड पॉलिसी होगी उसको आसान कर देना, उसी को कहा जाता है निजीकरण। अगला टर्म हम लोग देखते हैं जो नई आर्थिक सुधार से संबंधित है। नई आर्थिक सुधार नीति लाई गई थी, उसमें 3 तरह के शब्द को अपनाया गया था, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब ये निजीकरण क्या होता है, देखिए निजीकरण शब्द से ही पता चल रहा है कि जो भी अर्थव्यवस्था है उसको निजी हाथों में सौंप देना। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी का प्रबंधन, पूंजी या प्रबंधन या इन दोनों को निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना या फिर निजी क्षेत्र को सौंप देना कहलाती है निजीकरण। जैसे कि मानिए रेलवे है, तो अभी RBI के पास रेलवे जो है वो क्या थी, कुछ समय पहले सरकार की संपत्ति थी, सरकार ही उसके लिए सारा काम करती थी। जहाँ भी उसको रेलवे स्टेशन बनाना होता है या फिर कहीं पे रेलवे लाइन बनानी है, तो इन सब तरह की जितनी भी चीज़ें वो सभी सरकार करती थी। लेकिन हुआ क्या कि अब सरकार ये बोल रही है कि हम रेलवे को निजीकृत करेंगे, मतलब कि उसमें जो प्राइवेट पार्टी है उसको हम लोग लेकर आएंगे। अब प्राइवेट पार्टी क्या करेगी, रेलवे स्टेशन का विकास करेगी, रेलवे की पटरियों का विकास करेगी, रेलवे के इंजनों का विकास करेगी, और उसके बदले में वो RBI मतलब कि गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेगी। गवर्नमेंट और उस जो निजी कंपनी है उसके पास कमीशन फिक्स होगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट लेगी और कुछ पैसा ये निजी कंपनियां लेंगी। या फिर ये हो सकता है कि कुछ सालों के लिए ये जो निजी कंपनी है वो पैसा ले, उसके बाद में गवर्नमेंट को सौंप दे और बाकी जो पैसा होगी उसके बाद गवर्नमेंट लेने लगेगी। तो इस तरह से इसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। जो भी गवर्नमेंट संपत्ति है
उसको निजी हाथों में सौंप देना, प्राइवेट हाथों में सौंप देना और उनको कहना कि आप इसका परिचालन कीजिए और बदले में जो हम टर्म एंड पॉलिसी आप लोग पे जो लगाए हैं उस तरह से आप लोग काम करेंगे। तो वही है, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना या फिर निजी क्षेत्र को सौंप देना कहलाता है निजीकरण। उदारीकरण क्या है? तो उदार होना, जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेकर आई है, पॉलिसी को थोड़ा सा उदार बना देना, थोड़ा आसान बना देना, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए कंपनी खोलना, कंपनी को चलाना। इसी चीज़ को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि होती है। सरकार की जो भी नियंत्रण है किसी भी फैक्ट्री को स्थापना को लेकर के या फिर किसी भी बिजनेस को शुरू करने को लेकर के, तो वो जो सरकार की नियंत्रण की पॉलिसी है उसको थोड़ा आसान कर देना। जैसे कि अगर सरकार है कि कहती है कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो किन कंपनियों के पास लाइसेंस होना चाहिए और कितनी आमदनी के बाद किस तरह की लाइसेंस होना चाहिए, इससे संबंधित जो नियम है उसको आसान बना देना कहलाता है उदारीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण मतलब होता है विश्वव्यापीकरण या फिर वैश्वीकरण, इसको दोनों टर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। वैश्वीकरण मतलब कि भारत में जो व्यापार वाणिज्य हो रहे हैं उसको भारत के बाहर दूसरे देशों के लिए खोल देना। अब कहना कि ठीक है, जैसे कि पहले भारत में कपड़े बनाए जाते थे, सूती वस्त्र, और यहीं पे इसकी खरीद बिक्री होती थी। अब सरकार क्या कहेगी कि जो कपड़े बनाने वाले, फैक्ट्री बनाने वाले जो मालिक हैं उनको कहेगी कि आप इसको ले जाइए भारत के बाहर, इसको बेचिए, और इसके बाद जो है हम आपसे जो है टैक्स वगैरह जो है वो थोड़ा कम ले लेंगे और ये सब आपको छूट देंगे, अब जाके बाहर बेचिए। तो यही कहलाती है विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण। किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। ऐसा करने से उस क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक तो होता है इसमें कि हमारे जो देश के अंदर की जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो विदेशों में जाने लगती है और वहाँ पे जाके बिक्री होने लगती है, जिससे हमारे यहाँ जो है साख का सृजन होता है, हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर रोजगार की अवसर जो है वो उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी पहलू ये होती है कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जैसे कि चाइना की हो गई, अमेरिका की हो गई, रूस की हो गई, ये कंपनियां भी इंडिया में आने लगेगी, इंडिया के अंदर आकर के अपनी अलग अलग फैक्ट्री खोलेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सैमसंग, ओप्पो, इस तरह के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये क्या की है, अब भारत के अंदर भी अपने कारखाने खोल के रखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे कारखाने खोलेगी तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे सामान की पूर्ति होगी, दूसरी में यहाँ की जो जनता है उनको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, उनके अंदर स्किल डेवलप होगा इससे रिलेटेड। तो ये होता है वैश्वीकरण का फ़ायदा। तो नई आर्थिक नीति जो लाई गई थी इसमें ये तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई थी, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टर्म अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे एक और टर्म है विनिवेश। विनिवेश मतलब क्या होता है? देखिए, सरकार की जो भी अपनी संपत्तियां हैं, जो भी अपने अधिकार करके रखे हैं, जैसे कि हम लोग नाम देखते हैं BSNL, ये सरकार की कंपनी है, इसमें सरकार का पूरा अधिकार है। अब सरकार अगर करे तो ये BSNL में से अपने 10% जो शेयर है वो प्राइवेट लोगों को बेच दे। अब ये प्राइवेट लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो भारत के हों या भारत के बाहर के हों, तो ये जो अपने शेयर कम कर देगी। अभी BSNL में सरकार के पास 100% हिस्सेदारी थी, जब 10% बेच देगी तो इसके पास 90% हिस्सेदारी बचेगी। तो ये जो सरकार के शेयर कम हो गए इसमें, इसी को कहा जाता है विनिवेश। मतलब सरकार जो पहले किसी कंपनी में निवेश की हुई थी उस निवेश को कम करने लगती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विनिवेश। अब सरकार ऐसा क्यों करती है, विनिवेश का काम क्यों करती है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये, सरकार चाहेगा कि वो जो कंपनी है उसको चलो हम लोग डेवलप करते हुए उसमें निजी क्षेत्र को शामिल करेंगे, तो निजी क्षेत्र अपने तरह से उसको काम करेगी, अपने तरह से उसको मॉडर्नाइज करेगी, ये भी रीज़न हो सकती है। दूसरी बात ये होती है कि सरकार को हो सकता है पैसा की ज़रूरत हो, तो वो कंपनी के कुछ शेयर को बेचेगी और उस पैसा से जो भी अपना काम करना होगा सरकार के द्वारा देश के डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई भी काम, तो उन कामों को वो करेगी। तो विनिवेश का मतलब यही होता है, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना कहलाता है विनिवेश। तो आज हम लोग देख लिए हैं विनिवेश, वैश्वीकरण, उदारीकरण और मुद्रा से संबंधित कुछ प्रणाली, जैसे खुला बाजार परिचालन, आधार प्रणाली क्या होता है, उस तरह से वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात, जमा दर, बचत बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। इसके साथ साथ मुद्रा के जो अलग अलग टाइप होते हैं, M1, M2, M3 और M4 मुद्रा, इन सभी टर्मों को आप लोग 2-3 बार और देख लीजिए ताकि टर्म अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कि हाँ, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें आप लोगों के प्रॉब्लम को। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के और जितने भी टर्म्स बच गए हैं, जैसे कि बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, गरीबी से जुड़ा हुआ
और उसके बाद से जीडीपी, जीएनपी, इन सभी टर्मों को भी हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएँ तो मैक्सिमम उम्मीद मेरे द्वारा यही की जाएगी कि आप लोग उस प्रश्न को सोल्व कर ले एग्ज़ाम में, छूट नहीं। तो आप लोग इसको यहाँ से देखिए और आगे भी वीडियो जो आएगा उसे भी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद सभी को।